Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapit. Today we are going to learn Sanskrit grammar. ग्रामर में हम सबसे पहले क्रियापद, विभक्ति, कृदंत, संधि, ये सब टॉपिक हम पढ़े। आज हम समास, ऐसे तो बड़ा वाला टॉपिक लास्ट है, फिर छोटे दो टॉपिक रहेंगे, वो भी हम साथ में ले लेंगे। समास बहुत ही ध्यान देकर अच्छी तरह से पढ़ना, तो ही समास जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने पहले ग्रामर की बुक बनाई थी, वो बुक आपके सामने होगी ही, आपने ले ली होगी। न ली हो तो आप वह ग्रामर की बुक जो है वह ले ले। जहाँ तक का ग्रामर आपने लिखा है उससे आगे का टॉपिक समास, ऐसा टॉपिक ऊपर लिख ले। समास किसको कहते हैं? जब अनेक पद अपने छोड़ने वाले विभक्ति चिन्हादि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं, तो उस एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। अनेक पद यानी कि शब्द, दो शब्द हो या दो से ज़्यादा शब्द हो, तो ये अनेक पद वो सब मिलकर एक शब्द बन जाए। दो तीन शब्द हो और एक शब्द बन जाए तो उसको समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जब अनेक पद हो वो परस्पर मिलकर एक पद बन जाता है, एक पद हो जाता है, तो उसको समास कहते हैं। मैंने कहा ऐसे समास का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो समास के प्रकार है, मुख्य प्रकार अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये समास के मुख्य प्रकार है। अब हमने समास किसको कहते हैं वह तो देखा कि समास किसको कहते हैं कि अलग अलग शब्द हो उसको जोड़कर एक शब्द हो जाए, तो उसको समास कहते हैं। समास के प्रकार है 5: अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये 5 जो है इसके मुख्य प्रकार है। ये पांचों समास हमको पढ़ने हैं और ये पांचों समास के अलग अलग वर्ड हैं। अभी सबसे पहला अव्ययीभाव समास हम देखते हैं। अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्ययी का हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद प्रधान समास है। अब एक बात अच्छी तरह से समझ ले, ध्यान देकर पढ़े। ध्यान देकर हम पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी शब्द है, ये प्रतिदिनम ये वर्ड है, समझना, कुछ लिखना नहीं है अभी। प्रतिदिनम, अब इसमें दो शब्द है प्रति और दिनम, तो इसको उत्तर पद बोलते हैं और इसको पूर्व पद, यानी पीछे का वर्ड है और ये आगे का वर्ड है, शब्द है, इसलिए इसको पूर्व पद और इसको उत्तर पद और इसको पूर्व पद,
पहले का जो होता है उसको पूर्व कहते हैं, और बाद का जो होता है उसको उत्तर कहते हैं। तो ये पूर्व पद है प्रति, और दीनम जो है ये उत्तर पद है। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद होता है। अब क्या है, देखो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। पहले ये लिखा, जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हादि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं, तो उस एक पद बनने की क्रिया को समास कहते हैं। ये आपको लिखना है बुक में। सबसे पहले समास लिखा, बाद में ये समास की डेफिनेशन लिखी, बाद में समास के मुख्य 5 प्रकार। पहला अविभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, और छठा बहुरी समास। फिर हम देख रहे थे अविभाव समास। अब आपको अविभाव समास ऊपर लिखकर पहले ये डेफिनेशन लिख लीजिए। जिस समास का पूर्व पद अव्ययी का हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद प्रधान समास है। अब मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कि पूर्व पद और उत्तर पद किसको कहते हैं, कि यथाशक्ति। तो ये यथा पूर्व पद हुआ और ये उत्तर पद हुआ शक्ति ही। पहले का जो होता है उसको पूर्व बोलते हैं, उसके बाद के जो होता है उसको उत्तर बोलते हैं। तो ये यथा जो है यह हुआ पूर्व पद, और शक्ति जो है यह हुआ उत्तर पद। अब इसका पूर्व पद अव्ययी का होना चाहिए। अव्ययी कौन कौन से, यथा हो, प्रति हो, स ऐसा सशोकम ऐसा आएगा, मैं आपको बताऊंगा, प्रति हो। बस ये 3 अव्ययी का ही एग्जाम्पल जो है हमारे बुक में जो वर्ड आते हैं, तो हमने जो चैप्टर चलाए हैं उसके पीछे मैंने आपको बोला था कि सब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंपाउंड है, रूट है, सब उसमें दिया गया है। तो उसमें समास के भी दिए गए हैं वर्ड अलग अलग, कि इसको समास कहते हैं, ये संधि के वर्ड है, ये सब दिया गया है उसमें। तो समास के वर्ड भी उसमें दिए गए ही है कि यह समास है। समास को कंपाउंड्स ऐसा बोलते हैं। तो जो कंपाउंड्स दिया गया है वो समास है, ठीक है। तो वहाँ जो वर्ड दिए गए हैं उसी वर्ड में से हमारे जो भी पेपर है उसमें आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं अविभाव समास। अब प्रतिदिनम यथाशक्ति ही, कि जिस शब्द में पूर्व पद अव्यय का हो, तो यहाँ पे प्रति अव्यय है तो वो अव्ययीभाव समास है। यथा अव्यय है तो अव्ययीभाव समास है। हमको समास केवल पहचानना है। वर्ड तो सामने दिया ही गया है, 2 वर्ड सामने दिए गए हैं,
सिर्फ हमको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। सिर्फ सिर्फ हमको यह पहचानना ही है और कुछ भी नहीं करना है। यह कौन सा समास है यह हमको पहचानना है। अब अव्ययीभाव समास जो है उसको पहचानने के लिए क्या करना है कि पूर्व में अव्यय होना चाहिए। इस तरह से यथामति ही ऐसा वर्ड है, तो पूर्व में यथा आया तो वो अव्ययीभाव समास। पूर्व में प्रति आया तो वह अव्ययीभाव ही समास है। पूर्व जो शब्द है केवल वो पूर्व शब्द को देखना है। पहले का जो वर्ड है, पहले का वर्ड हम देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास में पहले का जो शब्द है, पहले का जो वर्ड है वह अव्ययी का होना चाहिए। तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि यह अव्ययीभाव समास है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने वर्ड दिए गए हैं, ये सभी वर्ड आपको लिख लेने हैं, क्योंकि बुक में जहाँ जहाँ पे भी ऐसे उदाहरण आते हैं उसी में से मैंने आपको ये अव्ययीभाव समास जो है वह निकाल कर दिए हैं। तो आपको पूरा जो वर्ड है वो सब वर्ड है, सब शब्द, सभी वर्ड आपको लिख लेने हैं। ठीक है। अभी इसमें है यथेच्छम, ये वर्ड है यथेच्छम सबसे पहला। तो इसमें यथा इच्छा, अपनी इच्छा, जितनी इच्छा, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, जितनी शक्ति हो, यथामति की जितनी मति हो, बुद्धि हो, यथेच्छम जितनी इच्छा हो, इस प्रकार का अर्थ होता है। जब यथा लगता है तो ऐसा ही अर्थ हो जाता है, यथा पूर्वम कि जैसे पहले था, तो इस प्रकार का अर्थ होता है। तो यहाँ पे यथा है पूर्व में, इसलिए ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। एक बात अच्छी तरह से याद रख ले, यथा, प्रति, स ऐसे वर्ड वाले शब्द हो तब। अब जो देखो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि जब समास है तो ये समास है, ये संधि का वर्ड है, ये कृदंत का वर्ड है, ये सब मिक्सअप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर को आप ऊपर सूचना दी गई है कि यह समास के वर्ड है, आपको समास ढूंढना है। तो जब वह वर्ड है तो वहाँ पे कृदंत, क्रियापद, ऐसी कोई भी डेफिनेशन आपको देखनी है नहीं, वह समास का ही वर्ड है। उस ऊपर सूचना दी गई है कि यह समास, उसमें आपको शोधना है, समास को ढूंढना है। तो और कुछ भी आएगा ही नहीं कि ये जो है ये कृदंत है, ये मिक्सअप हो जाता है, कृदंत का है, समास का है, क्रियापद का है, विभक्ति का है, कैसे पता चलेगा। तो ऊपर दी गई है कि आपको समास ही ढूंढना है। तो सिर्फ समास की डेफिनेशन यथेच्छम दिया गया है, तो यथेच्छम में समास में से आपको ढूंढना है कि अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुरी समास है, कौन सा समास है, ये आपको केवल ढूंढना है और कुछ भी नहीं। तो यथेच्छम, इसमें यथा था इसलिए। दूसरा है प्रतिवर्षम, ये इसमें लिखा ही है प्रतिवर्षम। तो इसमें प्रति है पूर्व में, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। प्रतिक्षणम जो है तो इसमें प्रति है पूर्व में, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। यथा पूर्वम, इसे यथा शब्द है इसलिए यह यथा पूर्वम अव्ययी भाव समास है। प्रतिनगरम, इसमें प्रति जो है पूर्व में, इसलिए प्रतिनगरम।
अव्ययीभाव समास है। सशोकम, शोक के साथ। वो कहते हैं ना कि मेरे को शोक के साथ यह कहना पड़ रहा है, सशोकम। सशोकम का मतलब है शोक के साथ। कहते हैं शोक के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है। प्रतिदिनम, हर रोज। तो ये प्रति जो है पूर्व में, इसलिए प्रतिदिनम। ये प्रतिदिनम इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। प्रतिक्षणम, हर क्षण। प्रतिक्षणम श्वासायमानः, के प्रतिक्षण हम श्वास लेते हैं। तो ये प्रति है इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। सरोषम, गुस्से के, क्रोध के साथ कहा। सरोषम, तो रोषेण सह, ये स जो है ये एक प्रकार का अव्यय है, इसलिए इसको अव्ययीभाव समास ऐसा कहते हैं। सविनयम, विनय के साथ। विनय के साथ आपको कहा, इसलिए सविनयम, विनय के साथ कोई भी रजुआत जो है वह की गई, इसलिए सविनयम। तो ये अव्ययीभाव समास है। तो फिर से आप समझ ले, अव्ययीभाव समास जो है, फिर से एक बार, जिस समास का पूर्व पद अव्यय का हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह पूर्व पद प्रधान समास है। जिस समास का पूर्व पद, जैसे मैंने आपको कहा, फिर से मैं कह दूं कि पद, पूर्व पद किसको कहते हैं, कि यहाँ पे सभी उदाहरण हैं। प्रतिवर्षम जो है हर वर्ष, प्रतिवर्षम, तो ये प्रति जो है यह पूर्व में है, ये अव्यय है, इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय किसको है कहते हैं, जिसका कोई नाश न हो, कि कोई प्रकार का विकार उसमें नहीं, यथा यथा ही रहता है, उसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगती, प्रति प्रति ही रहता है। प्रति ही, ऐसा कभी होता नहीं है। कोई भी प्रकार की विभक्ति विसर्ग कुछ लगता नहीं है। ठीक है कि कोई संधि हुई हो तो संधि उसमें केवल होती है और कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको अव्यय ऐसा कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास, जिसके पूर्व में अव्यय दिया गया हो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो ये अव्ययीभाव समास के इतने उदाहरण जो थे वह सब उदाहरण आपके सामने रखे। फिर से एक बार दोहरा दूँ, यथेच्छम, प्रतिवर्षम, प्रतिक्षणम, यथापूर्वम, प्रतिनगरम, सशोकम, प्रतिदीनम, प्रतिक्षणम, सरोषम, सविनयम। ठीक है, अभी दूसरा जो समास है वह हम देखते हैं। दूसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, आप ऊपर लिख ले द्वंद्व समास, इसमें लिखा हुआ ये हेडिंग लिख ले। फिर द्वंद्व समास की जो डेफिनेशन है वह आप लिखे। दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व किसको कहते हैं, कि दो दो की जो जोड़ी होती है उसको द्वंद्व ऐसा कहते हैं।
इसलिए यहाँ पे कहा कि दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द जब होता है तभी द्वंद्व समास बनता है। दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता है। अब द्वंद्व समास है दो दो शब्द है, जैसे राम और लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण ये से बोले हम तो ये द्वंद्व समास हो गया। ये जो और है गुजराती में अने, राम अने लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये च जो है बीच में, यह निकालने के लिए समास उसको एक पद कर देता है। दो शब्द को राम और लक्ष्मण अलग अलग वर्ड, लेकिन वह दोनों एक हो जाते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। उसमें इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व दो प्रकार के हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं है। समाहार द्वंद्व जो है वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, अभी आएगा मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन पहले जो भी वर्ड है वह सभी वर्ड जो है वह इतरेतर द्वंद्व समास के वर्ड है। सभी इतरेतर द्वंद्व समास के ही शब्द है। अब इस तरह से है कि राम रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। ये चार भाइयों के हमको नाम लेने हैं तो अलग अलग कहना पड़ेगा। राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, तो ये सभी को एक बार मिला दे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बहुवचन हो जाएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये द्वंद्व समास हो गया। यह हमने दो ही लिया, दो द्विवचन है, ये वचन के आधार पर चलेगा। दो शब्द है तो यह द्विवचन राम लक्ष्मणों, माता और पिता माता पितरों, इस तरह से होगा। माता और पिता तो माता पितरों, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास जो है वह दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता है। अभी देखो उसमें हमने देखा अविभाव समास जो है उसमें पूर्व पद की प्रधानता है। पूर्व पद जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से अविभाव समास है कौन सा समास है पता चलेगा। इसमें सभी पदों की प्रधानता, ऐसा नहीं है द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान ही होते हैं, उसमें ये पूर्व पद है ये प्रधान है उत्तर पद प्रधान है, ऐसा द्वंद्व समास में नहीं है। सभी पदों की प्रधानता होती है। इसलिए रामः च लक्ष्मण जो तो राम लक्ष्मणों। फिर उदाहरण दूसरे हम देखते हैं। गुण दोषयोः, गुण और दोष, ठीक है। गुण और दोष दो हुए तो गुण दोषयोः ये द्वंद्व समास हुआ। कार्याकार्ये, कार्य और अकार्य तो ये द्वंद्व समास हुआ। गो घोटकादयः, गाय घोड़े वगैरह। जरा रोग युक्त, जरा और रोग से युक्त। धर्म क्रोध योः, धर्म और क्रोध, ये इस तरह से है। ये सभी उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है।
धर्म, इस तरह से यहाँ पे रेफ है, धर्म क्रोधयोः, इस तरह से है। फिर है जल वायु भूमि आकाशादयः, जल और वायु और भूमि और आकाश वगैरह। तो ये सभी पदों को मिलाकर यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया। जल वायु भूम्याकाशादयः, जल वायु भूम्याकाशादयः। नख पक्ष मुखायुधः, नख, पाँख और मुख वगैरह का शस्त्र। तो नख पक्ष मुखायुधः। पयः पावकयोः, पयः पानी और पावक अग्नि। तो पयः और पावक ये दो है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ। फिर स्वर्ण लोहादयः, स्वर्ण सोना और लोखंड वगैरह धातु। तो स्वर्ण लोहादयः ये द्वंद्व समास हुआ। फिर है हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। इसमें हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग ये आया था ना 13 चैप्टर में। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ये सभी अलग अलग वर्ड है, इसलिए ये त्रितर द्वंद्व हुआ। तो हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ये द्वंद्व समास है। शस्त्रास्त्र निर्गतैः, शस्त्र और अस्त्र में से निकला हुआ, शस्त्रास्त्र निर्गतैः, तो ये द्वंद्व समास हुआ। फिर है भयाभय, भय और अभय ये दो है, इसलिए ये द्वंद्व समास हुआ। भय और अभय ये दो है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हुआ। फिर वट खदिरादयः, वड खदिर यानी कि खेर का वृक्ष, खदिर का वृक्ष वगैरह, वट खदिरादयः। फिर जटा वल्कलानि, जटा और वल्कल यानी कि वस्त्र, जटा वल्कलानि। फिर आहार निद्रा भयादयः, आहार, निद्रा, भय वगैरह। आहार और निद्रा और भय ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। फिर है निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः, निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः, ये पूरा एक वर्ड है। तो उसमें आया ना कि पहले निकर्षण घिसना, फिर छेदन काटना, ताप फिर उसको गर्म करना, और फिर ताड़न उसको पीटना। तो इस तरह से सोने की परख जो होती है, निकर्षण, छेदन, ताप और ताड़न, तो ये जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। निकर्षण, छेदन, ताप और ताड़न, ताड़नैः ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो फिर से द्वंद्व समास किसको कहते हैं, ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हुए। समाहार के 2-3 है, अभी मैं देता हूँ आपको। समाहार द्वंद्व का भी
उदाहरण देता हूँ। झरा और रोग, ये जो है झरा और रोगः, झरा रोगः, ये द्वंद्व समास होगा। तो अब जो है समाहार द्वंद्व अहोरात्रम, दिन और रात, इसमें क्या होगा, अहोरात्रम, तो ये नपुंसकलिंग एक वचन होगा। अब समास में आगे हमने देखा कहीं पे एक वचन नहीं था, कि द्वंद्व समास में दो शब्द होते हैं, इसलिए द्विवचन ही होगा, द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, एक वचन तो कहीं पे होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा शब्द ही होंगे द्वंद्व समास में, इसलिए एक वचन का प्रयोग तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग होगा। अहोरात्रम, स्तोत्र मंत्रम, हस्तपादम, हाथ और पग, स्तोत्र और मंत्र, फिर अहिनकुलम, ये सब जो है ये समाहार द्वंद्व के उदाहरण है, जिसको हम समाहार द्वंद्व ऐसा कहते हैं। ये सभी समाहार द्वंद्व के उदाहरण है। अहोरात्रम, स्तोत्र मंत्रम, हस्तपादम, तो समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया गया होता है, उसको समाहार द्वंद्व कहते हैं, और बाकी के जो है उसको इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। वह सब हमने देखा, कार्याकार्ये, भया भये, हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि, तो ये सब समाहार द्वंद्व के उदाहरण है। फिर से हम एक बार अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास, आज हमको दो ही समास सीखना है। फिर से हम रिवीजन अच्छी तरह से, दो ही इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप शांति से फिर इसको सुन सके, पढ़ सके, अच्छी तरह से आपको समझ में आए, इसलिए दो ही समास में आपको आज सिखा रहा हूँ। फिर से एक बार अव्ययीभाव समास जो है वह देख ले, कि जिस समास का पूर्व पद अव्ययी का हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीन ही अव्यय हमको याद रखने हैं, यथा, प्रति और स। हमारे सिलेबस में जो उदाहरण है ये तीन अव्ययों के ही उदाहरण दिए गए हैं। यथा के उदाहरण है, प्रति के उदाहरण है, और स के है, सशोकम, सविनयम, सरोषम, ऐसे। फिर प्रति के है, वो सब इसमें आपको दिए, यथेच्छम, प्रतिवर्षम, प्रतिक्षणम, यथापूर्वम, प्रतिनगरम, सशोकम, प्रतिदीनम, प्रतिक्षणम, सरोषम, सविनयम, ये सब किसके उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, अभी द्वंद्व समास, दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व समास, दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है, जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है। जैसे देखा कि रामः च लक्ष्मणः च, तो हुआ
राम लक्ष्मणौ, ठीक है। फिर है पशु पक्षी मानवान, जल भूमि आकाश आदयः देखा था। फिर है पशु पक्षी मानवान, पशु पक्षी और मानव। देखो ये 3 वर्ड है इसलिए यहाँ पे बहुवचन हुआ, पशु पक्षी मानवान। यह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, पशु पक्षी और मानव, इस तरह से पशु पक्षी मानवान। नख पक्ष मुखायुध, नख पाक और मुख वगैरह आयुध है, इस तरह का। स्वर्ण लोहादयः, वटखदिरादयः, ये वटखदिरौ, ये इतरेतर द्वंद्व है। गो घोटकौ, ये इतरेतर द्वंद्व है। ये सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हमने लिए थे। फिर पिनाक फणि बालेन्दु भस्म मंदाकिन्यः, ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। धर्मार्थमोक्षेभ्यः, धर्मार्थमोक्षेभ्यः, ये भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। धर्मार्थमोक्षेभ्यः, ये भी इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब हमने जो देखे थे वह एक बार, गुण दोषयोः, कार्य कार्य, कार्य और कार्य, गो घोटकादयः, गाय और घोड़ा वगैरह। जरा रोगः, जरा और रोग। धर्म और क्रोध, धर्म क्रोधयोः, धर्म और क्रोध, इस तरह से। जल वायु भूमि आकाश। नख पक्ष मुखायुधः, नख पाक और मुख। पयः पावकयोः, पानी और अग्नि। स्वर्ण लोहादयः, सुवर्ण और लोखंड। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग। शस्त्रास्त्र निर्गतैः, शस्त्र और अस्त्र में से निकला हुआ। भयाभय, भय और अभय। वटखदिरादयः, वट खदिर वगैरह। छटावल्कलानि, छटा और वल्कल। आहार निद्रा भयादयः, आहार निद्रा भय वगैरह। आहार निद्रा भयादयः। तो इस तरह से ये द्वंद्व समास हुआ। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब एक बात हम ये देख ले कि ये किस तरह से पूछा जाता है। कोई भी समास है हमारे पेपर में किस तरह से पूछा, सीधा सिंपल 2 वर्ड दिए गए होंगे और उस वर्ड के ये किस का समास है ये हमको लिखना है। देखो इसमें दिया गया है, अधोदत्तयोः सामासिक पदयोः समास प्रकारो लिखत। स्वस्थ और उत्तम और गुण दोषयोः,
ये दो समास दिए गए हैं। आपके पास मटेरियल है, उसमें प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, उसमें सेक्शन डी, उसमें सेक्शन डी में 39 और 40 वो समास का है। तो इस तरह से समास जो है वह पूछे जाते हैं। यहाँ पे है स्वस्थवृत्तम और गुण दोषयोः, ये दो समास दिए गए हैं। इस तरह से ये समास का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हमको सीधा स्वस्थवृत्तम, तो ये कौन सा समास है लिख देना। गुण दोषयोः, अभी हमने देखा गुण और दोष ये द्वंद्व समास है, तो इसको इतरेतर द्वंद्व ऐसे हमको सामने लिख देना है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से यह पूछा जाता है समास का। तो आज हमने दो समास पढ़े, एक तो अव्ययीभाव समास और दूसरा द्वंद्व समास। तो आज हम होमवर्क में 1 to 20 चैप्टर, उसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है कंपाउंड। देखो अभी आप देख सकते हैं ये कंपाउंड्स जो है ये दिए गए हैं सभी चैप्टर में, ये दिया गया है। तो इसमें समास के नाम भी दिए गए हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है कि ये जिस चैप्टर में भी ये कंपाउंड्स समास के नाम दिए गए हैं, 1 to 20 चैप्टर में जो द्वंद्व समास है वह द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास के उदाहरण आपको पीछे करना है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद ग्लोसरी है, उसमें कंपाउंड होगा, उसमें देखना है। फिर उसमें जो भी इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है तो वह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण आपको देना है। जिस तरह से इसमें जिस तरह से दिया गया है धर्मार्थमुक्षेप्यः, ये इतरेतर द्वंद्व, तो आपको ये वर्ड लिखना है धर्मार्थमुक्षेप्यः। इस तरह से 1 to 20 चैप्टर में से आपको समास को ढूंढकर, केवल अव्ययीभाव और द्वंद्व दो ही पढ़ा है तो दो ही समास के वर्ड जितने वर्ड हो वो आपको अच्छी तरह से लिखने हैं। यह आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।